वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तमिल क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है लांदर। एक्चुअली इस मूवी की कहानी सिर्फ एक ही रात में चलती है और उस रात के हिस्से में काफी सारी घटनाएं पेश आती है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में कुछ लोग किसी घर में लोकल दारू बनाते रहते हैं चोरी चुपके। तभी वहाँ पर अरविंद और उसकी टीम मेंबर्स यहाँ पर आकर सारे लोगों को घेर लेते हैं। सजा के तौर पर उन सारे लोगों को घुटनों पर बैठने के लिए कहता है। उनमें से एक बंदा अरविंद से कहने लगता है कि आप हमारे बारे में नहीं जानते। जब तक आप हम लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे उससे पहले हमारा बॉस आकर हमको छुड़वा लेगा। अरविंद इन लोगों को धमकाने लगता है कि आखिरकार कौन है तुम्हारा बॉस। इस तरह से जब जा रहा होता है तभी यहाँ पर इनका बॉस आता है। अरविंद से कहने लगता है कि ये लोग मेरे आदमी है और बिना मेरी परमिशन के आप इनको अरेस्ट कैसे कर सकते हो, और वैसे भी आपके इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स हमारे पास हफ्ता लेते ही रहते हैं। लेकिन अरविंद इसकी बातों को इग्नोर करते हुए सारे लोगों को पुलिस स्टेशन पर ले जाकर लॉकअप में बंद कर देता है और वहाँ के इंस्पेक्टर को डांटने लगता है कि आप लोगों को शर्म नहीं आती, ऐसे लोगों से हफ्ता लेते हुए। उस लोकल दारू से लोगों की जान जा सकती है। बाद में जब अरविंद वापस अपने घर पर जा रहा होता है तो ड्राइवर अरविंद से कहने लगता है, अरे सर, डिपार्टमेंट ने आपको क्वार्टर्स दिया था ना, लेकिन आप उन क्वार्टर्स में ना रहते हुए सेपरेट क्यों रहने लगे। अरविंद अपने ड्राइवर से कहने लगता है कि एक्चुअली मेरी वाइफ को थोड़े हेल्थ इश्यूज है। अगर मेरी बीवी को ज्यादा साउंड सुनाई देंगे तो वह बेहोश हो जाती है, इसलिए मैंने शहर के बाहर घर रेंट पर लिया है। धीरे धीरे मेरी वाइफ इंडिपेंडेंट बन रही है। खैर, दूसरे सीन में नकुल और मंजू नाम के एक कपल को दिखाया जाता है। फिलहाल मंजू प्रेग्नेंट होती है और इसी तरह नकुल एक IT कंपनी में काम करते रहता है। काफी दिनों से नकुल को नाइट शिफ्ट लगी रहती है। रात भर काम करके वो दिन में आकर सोता रहता है, जिसकी वजह से मंजू नकुल से शिकायत करने लगती है कि अब बहुत दिन हो गए हम दोनों कहीं पर बाहर घूमने के लिए नहीं गए। दूसरी तरफ अरविंद वापस अपने घर पर आता है। इसकी बीवी का नाम होता है जानू। जानू अपने हस्बैंड अरविंद से कहने लगती है, क्यों आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हो, मुझे तो बहुत डर लगने लगा है यहाँ पर। अरविंद कहने लगता है, अरे जानू, तुम्ही ने कहा था ना कि तुम इंडिपेंडेंट रहना चाहती हो, इसीलिए ये घर सेलेक्ट किया मैंने। दूसरी तरफ नकुल अपने ऑफिस पर जाने के लिए रेडी होता है और बाहर बारिश होने की वजह से मंजू नकुल को रेनकोट देने लगती है। अब नकुल के घर के सामने ही एक भिखारी होता है। नकुल जाते आते मंजू से कहने लगता है कि तुम उस भिखारी को कुछ खाना और बेडशीट लाकर दे दो, देखो बेचारा कितना कांप रहा है ठंड के मारे। खैर, थोड़ी देर के बाद एक टीवी न्यूज चैनल्स में ये न्यूज चलने लगती है कि एक अनजान बंदा आते जाते लोगों को मार रहा है। दूसरी तरफ कोई औरत पुलिस स्टेशन को कॉल करके ये कहने लगती है कि सर, जब मेरा भाई और उसका फ्रेंड बाइक पर जा रहे थे तो सबवे के पास एक अनजान बंदा मेरे भाई पर हमला किया। मेरा भाई बहुत ही सीरियस है, आप प्लीज फटाफट से यहाँ पर आ जाइए सर। तो एक पुलिस वाला फटाफट से उस सबवे के पास जाता है तो उस जगह पर इस पुलिस वाले को रेनकोट पहना हुआ एक बंदा नजर आता है जो बहुत ही विचित्र होता है। यह पुलिस वाला उसका सामना ना करते हुए डर के मारे फटाफट से अपने पुलिस स्टेशन पर आ जाता है बैकअप के लिए। बाकी पुलिस वालों से कहने लगता है कि उस सबवे के पास कोई अजीब का बंदा है, उसके हाथ में एक बड़ा वाला रॉड भी है। हम ये बात अरविंद सर को बताकर हम सारे लोग वहाँ पर जाएंगे। दूसरा पुलिस वाला कहने लगता है, अरे इतनी छोटी सी बात को अरविंद सर को क्यों कॉल करना, वो अभी अभी अपने घर पर गए, चलो हम लोग ही वहाँ पर चलते हैं। इस तरह से कुछ पुलिस वाले उस सबवे के पास जाकर आते जाते लोगों से पूछताछ करते रहते हैं, उनकी चेकिंग करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद वो रेनकोट वाला बंदा अपने हाथ में वही रॉड लेकर उस साइड से गुजरने लगता है। सो एक पुलिस वाला इस बंदे को देखकर इसको रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो बंदा रुकता नहीं। जब जबरदस्ती इसको रोकने की कोशिश करने लगते हैं तो वो रेनकोट वाला बंदा अपने रॉड की मदद से सारे पुलिस वालों को जख्मी करने लगता है, बहुत मारने पीटने लगता है। दूसरी तरफ मंजू इसके घर के सामने जो भिखारी बैठा होता है ना, उसको बुलाकर थोड़ा खाना और एक बेडशीट देने लगती है। बाद में अपने घर में जाने के बाद वो एक हॉस्पिटल की फाइल को देखती है। इस फाइल को पढ़ने के बाद ये बहुत फूट फूट के रोने लगती है, मतलब शॉक में रह जाती है इस फाइल को देखकर। इस फाइल के ऊपर हॉस्पिटल का फोन नंबर लिखा होता है। मंजू हॉस्पिटल को फोन करके डॉक्टर के बारे में पूछने लगती है। रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है, हाँ फिलहाल तो डॉक्टर साहब है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो चले जाएंगे, अगर आप चाहो तो जल्दी आ सकते हो। सो मंजू उस हॉस्पिटल पर जाने का डिसाइड कर लेती है। दूसरी तरफ जब नकुल अपने ऑफिस जा रहा होता है तो कोई चीज भूल जाने की वजह से वो वापस अपने घर पर जाने लगता है। इस तरफ अरविंद को दूसरे पुलिस वाले कॉल करके वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सारी बात अरविंद को बताने लगते हैं। मतलब वही एक रेनकोट वाले बंदे ने कुछ लोगों को मार दिया। जब पुलिस वाले उसकी चेकिंग कर रहे थे तो पुलिस वालों पर भी हमला करके वो चला गया। तो अरविंद फटाफट से रेडी होकर अपनी वाइफ से कहने लगता है
कि मुझे जरूरी काम आ गया, तुम अपना ख्याल रखो। इस तरह से अरविंद उस स्पॉट पर जाने लगता है। उस जगह पर बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी पड़े होते हैं। फटाफट से एम्बुलेंस बुलाकर इन सारे पुलिस वालों को हॉस्पिटल भेज देता है। इस तरफ मंजू एक ऑटो वाले बंदे को फोन करके अपने घर के पास बुलाकर उस ऑटो में बैठकर हॉस्पिटल पर जाने लगती है। उसी वक्त नकुल अपने घर पर आता है और मंजू को इस हालत में देखकर सोचने लगता है कि आधी रात को मंजू कहाँ पर जा रही है। इसे फॉलो करने लगता है। इस तरफ जब अरविंद वापस अपने घर पर जा रहा होता है, तभी अरविंद को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी जगह पर एक अनजान बंदा दूसरे बंदे को जख्मी करके भाग गया। अरविंद कुछ पुलिस वालों को उस जगह पर भेजने लगता है डिटेल्स हासिल करने के लिए। इस तरफ मंजू इस हॉस्पिटल के पास पहुंचकर उस डॉक्टर को ये फाइल दिखाकर पूछने लगती है, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। तो वो डॉक्टर मंजू को सारे डिटेल्स बताने लगता है। मतलब इन दोनों के बीच कुछ बातें होती रहती है। नकुल बाहर से ही इन दोनों की बातें सुनते रहता है चुप चुप के। मंजू उस डॉक्टर की बातें सुनने के बाद बहुत फूट फूट के रोने लगती है, मतलब बहुत दुखी होने लगती है। बाद में मंजू वही ऑटो पकड़कर वापस अपने घर पर जाने लगती है। नकुल भी मंजू को फॉलो करते रहता है। इस तरफ अरविंद उस जगह पर आता है, मतलब वही जिस जगह से कंप्लेंट आई थी ना कि एक अनजान बंदे ने दूसरे बंदे को रॉड से मारकर भाग गया। उस जगह पर आकर वहाँ के लोगों से पूछताछ करते रहता है। इसी दरमियान में ये देखता है कि एक घर के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। घर के अंदर जाकर उस एरिया का फुटेज चेक करने लगता है। तो सच में रेनकोट पहनकर एक बंदा अपने हाथ में रॉड पकड़कर सड़क के पास से गुजरते रहता है। तभी अपोजिट साइड से दो लोग जब वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो वो रेनकोट वाला बंदा एक बंदे पर हमला कर देता है। इसी फुटेज में अरविंद ये भी देखता है कि उस बंदे के गले में एक आईडी कार्ड है। इसकी फोटो खींच लेता है। दूसरी तरफ मंजू वापस अपने घर पर आती है। नकुल भी फटाफट से अपनी बाइक के जरिए से अपने घर के पास आकर अपनी बाइक को स्टैंड लगाने ही वाला होता है, तो गाड़ी का स्टैंड नहीं लगता, जिसकी वजह से वो बाइक नकुल के पैर पर गिर जाती है। वो लंगड़ाते हुए अपने घर के अंदर जाता है। घर के अंदर मंजू एक डॉल को देखकर उसको गुस्से भरी निगाहों से नीचे पटकने लगती है। इस तरफ अरविंद साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में आकर उस आईडी कार्ड को एक बंदे को दिखाते हुए इस आईडी कार्ड की मदद से आधार कार्ड निकालने के लिए कहता है, मतलब आधार कार्ड ट्रैक करने के लिए कहता है। सो थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद एक आधार कार्ड के डिटेल्स मिल ही जाते हैं। इस आधार में किसी दूसरे एरिया का एड्रेस होता है। तो अरविंद उस एरिया के पुलिस वाले को फोन करके इस आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसके बारे में थोड़ा इंक्वायरी करने के लिए कहता है। तो वो पुलिस वाले उस एरिया में जाकर एक बंदे को इस एड्रेस के बारे में पूछने लगते हैं। ये बंदा कहने लगता है कि ये तो हमारे घर के ओनर का बेटा है। कुछ दिनों पहले ही ये बंदा यहाँ से शिफ्ट हो गया, लेकिन इस एरिया में इस बंदे का एक बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप उससे पूछेंगे तो उसके बारे में पता लग सकता है। सो पुलिस वाले वहाँ पर जाने लगते हैं। इस तरफ अरविंद उसी आईडी कार्ड की मदद से ये कौन सी कंपनी का है ये फाइंड आउट करने के लिए कहता है। उसी वक्त अरविंद को कंट्रोल रूम से एक कॉल आता है कि किसी एरिया में जबरदस्त तरीके से झगड़ा हो रहा है। अरविंद फटाफट से कुछ पुलिस वालों को लेकर उस एरिया में जाने लगता है। जब अरविंद वहाँ पर जाता है तो कुछ ऑटो वाले कुछ औरतों को बहुत ही बुरी तरह से मार पीट रहे होते हैं। अरविंद को गुस्सा आकर उन ऑटो वालों के ऊपर लाठी चार्ज करने लगता है। तभी वो ऑटो वाले अरविंद से कहने लगते हैं, अरे सर वो औरतें नहीं, औरतों की भेष में मर्द है, पैसा मांग रहे थे वो। तो सच जानने के बाद अरविंद उन औरत के भेष में मर्दों को बहुत मारने पीटने लगता है। जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है यहाँ पर। तभी जानू के घर में पावर ऑफ होने की वजह से अरविंद को लगातार कॉल्स करती रहती है, लेकिन अरविंद अपना फोन गाड़ी में ही छोड़कर गया होता है। उसी वक्त जोर से बिजली कड़कने की वजह से जानू बेहोश गिर जाती है और इसका फोन बेड के नीचे चला जाता है। इस तरफ हाथापाई के दौरान एक बंदा पत्थर लेकर अरविंद पर हमला करने की वजह से अरविंद के पीठ के पीछे जख्म हो जाता है, जिसकी वजह से फटाफट से अरविंद हॉस्पिटल जाकर अपनी मरहम पट्टी करवाने लगता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन से एक पुलिस वाला अरविंद को कॉल करके कहने लगता है कि सर थोड़ी देर पहले हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था ना, वही लोकल दारू बनाने वालों को, वो सारी गैंग मुझे मार पीट कर पुलिस स्टेशन से भाग गए सर। हम उन लोगों का पीछा कर रहे हैं, प्लीज सर आप भी आ जाइए। इस तरह से पुलिस वाले उस गैंग को फॉलो करने लगते हैं, मतलब उनकी चेजिंग करते रहते हैं। इसी दरमियान में अरविंद भी उस रूट के पास पहुंचकर उन लोगों को फॉलो करने लगता है। तभी वो गैंग एक रेनकोट पहने वाले बंदे को ठोक देते हैं। उसी वक्त उस बेचारे की मौत हो जाती है। इंक्वायरी करने पर पता चलता है कि बारिश होने की वजह से ये बंदा रेनकोट पहनकर सड़क के पास काम कर रहा था, मतलब साफ सफाई का काम कर रहा था, और उन लोगों ने इसको मार दिया। उसी वक्त साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से एक बंदा अरविंद को कॉल करके कहने लगता है कि सर हम लोगों ने उस कंपनी का नाम फाइंड आउट कर लिया और उसी तरह उस बंदे के बारे में भी फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से वो एड्रेस अरविंद को सेंड करने लगता है।
अरविंद और कुछ पुलिस वाले उस एड्रेस पर जाने लगते हैं। वो एड्रेस और किसी का नहीं बल्कि नकुल का होता है। घर के अंदर जाने पर कोई भी मौजूद नहीं होता। अब उसी घर के बाहर एक भिखारी बैठा होता है। अरविंद पूछने लगता है कि घर में कौन कौन रहता है और ये लोग कहाँ पर गए। सो इस भिखारी ने जो दिखा वो सारी बात बताने लगता है। मतलब पहले नकुल अपने ऑफिस जाने लगा। थोड़ी देर के बाद मेम साहब मतलब वही मंजू ऑटो में बैठकर कहीं पर जाने लगे। उसी वक्त नकुल भी वहाँ पर पहुंचकर ऑटो को फॉलो करने लगा। थोड़ी देर के बाद ये दोनों वापस अपने घर के पास पहुंच गए। नकुल साहब के पैर पर उनकी गाड़ी गिर गई। थोड़ी देर के बाद नकुल साहब रेनकोट पहनकर लंगड़ाते हुए अपने हाथ में रॉड पकड़कर बाहर जाने लगे। उसी वक्त दूसरा पुलिस वाला अरविंद को कॉल करके वहाँ पर जो इसने इन्फॉर्मेशन गैदर की वो सारी बात अरविंद को बताने लगता है कि सर कुछ महीनों पहले नकुल और उसकी बीवी मंजू यहाँ पर रहते थे। मतलब ये घर नकुल के फादर का ही था। उसके बाद ये दोनों शिफ्ट हो गए। दूसरी तरफ एक लड़की टैक्सी से उतरकर अपने घर पर जाने लगती है। उसी रास्ते से नकुल भी गुजरते रहता है, वही रेनकोट पहनकर लंगड़ाते हुए अपने हाथ में रॉड लेकर। तभी दो बंदे बाइक पर जाते हुए उस लड़की का पर्स छीनकर भागने लगते हैं। तो वो रेनकोट वाला बंदा इन दोनों पर जबरदस्त तरीके से हमला करने लगता है। तभी हमको ये बात पता चलती है कि ये नकुल नहीं बल्कि मंजू है। मंजू उन दोनों को मारकर इस लड़की का पर्स इसको वापस लाकर दे देती है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब मंजू 8 साल की बच्ची थी तो इसका एक छोटा सा भाई हुआ करता था। स्पेशली मंजू का फादर अपने छोटे बेटे से ही बहुत प्यार करते रहता है। मतलब वो तो छोटा बच्चा था इसीलिए, और उसी तरह हमेशा मंजू को डांटते रहता था। क्या अभी तक तुम स्कूल नहीं गई? कब तक खेलती रहोगी? पढ़ाई करना स्टार्ट करो। एक दिन मंजू टीवी में एक मर्डर सीन को देखती है। मतलब उस सीन में एक बंदा किसी के चेहरे पर पिल्लो रखकर उसे मार दिया। तो इसी आइडिया को फॉलो करते हुए मंजू अपने छोटे भाई को उसी तरह से मार देती है और चुपचाप अपनी जगह पर आकर पढ़ाई करती रहती है। थोड़ी देर के बाद मंजू की माँ अपने छोटे बेटे के पास जाने पर यह बात पता चलती है कि ये बच्चा मर गया। बेचारी फूट फूट के रोने लगती है, अपने हस्बैंड को फोन करके बुलाती है। मंजू का फादर भी बहुत दुखी होने लगता है, लेकिन मंजू अंदर ही अंदर मुस्कुराती रहती है। उसके बाद जब मंजू 15 साल की उम्र में थी उस वक्त भी एक और घटना पेश आती है। मंजू की पड़ोस वाली एक आंटी मंजू के घर पर आकर मंजू की माँ से मंजू की एक ड्रेस मांगने लगती है। मतलब इसकी बेटी के स्कूल में कुछ कंपटीशन होता है इसके लिए। सो जब मंजू की माँ वो ड्रेस देने ही वाली होती है तभी मंजू वहाँ पर आकर उस आंटी से कहने लगती है कि अरे आंटी अभी मैं आयरन कर आती हूँ। इस तरह से बेवड़ी कमरे में ले जाकर उस ड्रेस को आयरन से जला देती है और अपनी माँ को डांटने लगती है कि बिना मेरी परमिशन के मेरे कपड़े किसी और को कैसे दे सकती हो। खैर उसके बाद जब मंजू 19 साल की उम्र में आई तब नकुल से प्यार करने लगी। मतलब कॉलेज में ही इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। अब इसी दरमियान में मंजू प्रेग्नेंट हो जाती है। नकुल को बुलाकर यही बात कहने पर नकुल अबॉर्शन करवाने के लिए कहता है। मंजू कहने लगती है कि नकुल अब मुझे तीसरा महीना है और ऐसे टाइम पर अबॉर्शन ठीक नहीं है। तभी इन दोनों की बातें एक बूढ़ी औरत सुन लेती है। मंजू के फादर को जाकर बता देती है। जब मंजू अपने घर पर आती है तो मंजू का फादर इसको बहुत मारने पीटने लगता है और फटाफट से अबॉर्शन करवाने के लिए कहता है। अगर ये बात बाहर पड़ेगी तो सोसाइटी में क्या इज्जत रहेगी। जबरदस्ती मंजू को हॉस्पिटल ले जाकर अबॉर्शन करवाने लगता है। डॉक्टर भी कहने लगती है कि सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, लेकिन इसके बावजूद भी मंजू का फादर अबॉर्शन करवा ही देता है। अब मंजू बड़बड़ाने लगती है कि आपको जो अच्छा लगे वो करिए और मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। उसी वक्त नकुल का फ्रेंड मुत्तू नकुल को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि मंजू के फादर मंजू को हॉस्पिटल ले गए अबॉर्शन करवाने के लिए। नकुल कहने लगता है अरे यार फिलहाल मैं दूसरे शहर में हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता, कल सुबह ही वापस आ जाऊंगा, जब तक तुम संभाल लो यार। सो उसी तरह से मुत्तू मंजू के पास जाकर कुछ समझाने लगता है। दूसरे ही दिन नकुल वापस अपने शहर पर आने लगता है। मुत्तू को कॉल करने पर मुत्तू नकुल से कहने लगता है कि तुम डायरेक्टली हॉस्पिटल के पास मत आओ, अगर मंजू के फादर ने तुमको देख लिया तो बहुत हंगामा कर देगा। मैं चाय की दुकान के पास हूँ, तुम वहाँ पर आ जाओ। थोड़ी देर के बाद मंजू को डिस्चार्ज किया जाएगा। सो उसी तरह से मंजू का अबॉर्शन होने के बाद उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। मंजू बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करते हुए यही बड़बड़ाती रहती है कि तुम लोगों को जो अच्छा लगा वो तुम लोगों ने किया और मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। मंजू के माँ बाप मंजू को गाड़ी में बिठाने की कोशिश करने लगते हैं जबरदस्ती, लेकिन मंजू हलती ही नहीं, उल्टा इन दोनों को जाते हुए ट्रक के नीचे धक्का दे देती है, अपने माँ बाप को ही मार देती है। उसी वक्त नकुल मंजू के पास जाकर इसको समझाने की कोशिश करने लगता है कि मंजू तुमको क्या हुआ, लेकिन उल्टा मंजू नकुल को बहुत मारने पीटने लगती है।
पागलों जैसे बिहेव करने लगती है। उसी वक्त पुलिस वाले यहाँ पर आकर मंजू को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। मंजू को पागल समझकर इसको पागल खाने में डाल देते हैं। तकरीबन 2 साल तक मंजू उसी हॉस्पिटल में रहती है, लेकिन नकुल मंजू का साथ नहीं छोड़ता। मंजू की बहुत ही केयरिंग करते रहता है। डॉक्टर नकुल से कहने लगता है कि एक्चुअली मंजू को DAD हुआ है। वही एक इंसान के अंदर दूसरा बंदा बसना। मंजू को बचपन से ही ये बीमारी थी और जब इसका ऑपरेशन हुआ ये दोबारा एक्टिवेट हो गई। खैर 2 सालों के बाद मंजू नॉर्मल होने लगती है। तब जाके नकुल और मंजू की शादी होने लगती है। शादी होने के बाद ये दोनों दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। सो प्रेजेंट डे पर इस तरह से मुत्तू ये सारी कहानी उस पुलिस वाले को सुनाते रहता है। वही नकुल का बेस्ट फ्रेंड मुत्तू कहने लगता है कि शायद मंजू को दोबारा वही पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ होगा। कोई चीज को देखकर वो दोबारा सदमे में आ गई होगी। खैर अब अरविंद भी सारी बात जानकर नकुल के टेरेस के ऊपर जाता है तो वहाँ पर नकुल की लाश पड़ी होती है। मतलब जब मंजू वापस अपने घर पर आई थी तो नकुल भी मंजू को फॉलो करते हुए इसके घर के पास आया था। तो मंजू टेरेस के ऊपर जाकर अपने हाथ में डॉल लेकर रो रही थी। नकुल मंजू को समझाते हुए उसको अपना रेनकोट पहनाकर घर के अंदर ले जाने की कोशिश करने लगता है। मंजू यही बड़बड़ाने लगती है कि तुम सारे लोगों ने मेरे बच्चे को मार दिया। इस तरह से एक रॉड लेकर नकुल के सर पे वार करके बेचारे को मार देती है। पागल लड़की, बेवड़ी साली। खैर पुलिस वालों को नकुल के घर में वही फाइल नजर आती है जो थोड़ी देर पहले मंजू ने देखा था। दूसरी तरफ अरविंद की बीवी जानू होश में आती है। तभी टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि कुछ लोगों ने अरविंद पर पत्थर फेंककर उसको जख्मी किया। मतलब जब वहाँ पर झगड़ा हो रहा था ना, तो कुछ लोगों ने इसकी वीडियो बनाकर टीवी न्यूज चैनल वालों को दे दिया। तो वही न्यूज टेलीकास्ट होने लगती है और वही न्यूज जानू देखकर बहुत घबराने लगती है। जब अपने फोन को चेक करने लगती है तो ऑफकोर्स इसका फोन बेड के नीचे पड़ा होता है। ये देख नहीं पाती। फटाफट से अपने पड़ोसन के पास जाकर उसका फोन लेकर अरविंद को कॉल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका फोन कनेक्ट ही नहीं होता। अब जानू के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से वो एम्बुलेंस को कॉल करके अपने एरिया पर बुलाने लगती है। मतलब जानू उस एम्बुलेंस में बैठकर उस एरिया में जाएगी। इस तरफ अरविंद मंजू की वो फाइल लेकर उस डॉक्टर के पास जाता है हॉस्पिटल। डॉक्टर कहने लगता है कि एक्चुअली 3 महीनों पहले मंजू ठीक ठाक ही थी, लेकिन रिसेंटली जब दोबारा उसका टेस्ट किया गया तो हमको ये बात पता चली कि मंजू की बेबी को कुछ प्रॉब्लम है। मतलब कुछ ब्लड क्लॉटिंग हुआ है उसको। अगर वो ब्लड मंजू के ब्लड से मिक्स हो गया तो माँ और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। यही बात मैंने नकुल को समझाई, लेकिन नकुल ये सारी बातें मंजू से छुपाकर उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगा। थोड़ी देर पहले मंजू मेरे पास आई थी यही फाइल लेकर, मैंने उसको सब कुछ समझा दिया। खैर अरविंद उस हॉस्पिटल से बाहर आकर अपनी वाइफ जानू को कॉल करने लगता है, लेकिन जानू अपना फोन पिक ही नहीं करती। एट द सेम टाइम वो एम्बुलेंस वाले जानू के पड़ोसन को कॉल करने पर जानू उन एम्बुलेंस वालों को किसी जगह पर आने के लिए कहती है। वहाँ पर ये उन लोगों का इंतजार करेगी। तो अनलकीली जब तक जानू वहाँ पर जाती तब तक वो एम्बुलेंस वाले वहाँ पर आकर वो चले जाते हैं वापस। जाते हुए एम्बुलेंस को देखकर जानू उसको फॉलो करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नो यूज। तभी अपोजिट साइड से एक कार जानू को ठोकने ही वाली होती है। जस्ट मिस होता है। इसी घबराहट में जानू वही के वही बेहोश गिर जाती है। अब उस कार में 3 लड़के होते हैं। जानू को बेहोश हुआ देख ये तीनों बहुत घबराने लगते हैं। सोच लेते हैं कि ये तीनों फटाफट से यहाँ से निकल जाएंगे, कोई भी नहीं देख रहा। लेकिन तभी मंजू वहाँ पर आकर इन तीनों लड़कों को जख्मी करके जानू की मदद करने लगती है। मतलब उसी कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगती है। इस तरफ अरविंद फटाफट से अपने घर पर आता है तो ऑफकोर्स घर में जानू मौजूद नहीं होती। पुलिस वाली बंदी से पूछने पर यह औरत सब कुछ बताने लगती है। तो यह सुनने के बाद अरविंद भागते हुए जानू को तलाश करते रहता है इधर उधर, लेकिन जानू कहीं पर भी नजर नहीं आती। दूसरी तरफ जब मंजू जानू को लेकर फास्ट ड्राइव कर रही होती है तभी बाइक पर जाता हुआ एक पुलिस वाला इस गाड़ी को देखकर इसको फॉलो करने लगता है। अंदर देखने पर मंजू बैठी होती है। यही बात वो पुलिस वाला अरविंद को कॉल करके बताने लगता है। तभी दूसरा पुलिस वाला मंजू की गाड़ी को फॉलो करते हुए इसको जब शूट करने ही वाला होता है तभी ये देखता है कि इस गाड़ी के पीछे जानू बेहोश पड़ी है। इसी ड्राइविंग के दौरान मंजू की तबीयत टोटली बिगड़ जाती है। वो बेहोश होकर स्टीयरिंग के ऊपर ही गिर जाती है और गाड़ी चलती ही रहती है। सारे पुलिस वाले अपनी अपनी गाड़ी की मदद से इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करते रहते हैं। इसी दरमियान में जानू होश में आती है। अरविंद जानू को देखकर कहने लगता है कि जानू तुम फटाफट से ड्राइविंग सीट पर आओ और जैसा मैं बोल रहा हूँ उसी तरह से करती जाओ। मतलब यहाँ पर जानू को ड्राइविंग नहीं आती।
जो भी हो, जानू बहुत ही मुश्किल से हिम्मत जुटाकर उस गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है और फाइनली रोक भी देती है। जानू सेफली बाहर आ जाती है, लेकिन तभी पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि मंजू की डेथ हो गई। मतलब मंजू पहले से ही क्रिटिकल कंडीशन में थी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।